डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स, थीम 3, थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री फॉर क्लास 11th। सबसे पहले अगर हम इस टॉपिक को समझें तो एम्पायर स्टैंड्स फॉर द रोमन एम्पायर विच वॉज डिवाइडेड इंटू 2 phases, अर्ली एंड लेट। अर्ली फेज था 1st century to early 3rd century and the later phase was 4th century to 7th century. In between was the period of the 3rd century crisis. और यहाँ 3 कॉन्टिनेंट्स ये डिनोट करता है यूरोप, एशिया और अफ्रीका, जहाँ पे रोमन एम्पायर की टेरिटरीज स्प्रेड थी। रोमन एम्पायर वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय ऑगस्टस इन 27 BC and Augustus was the son of Julius Caesar. ऑगस्टस का एक्चुअल नेम था ऑक्टावियो, जो उसने चेंज करके व्हेन ही बिकेम अ किंग ही चेंज हिज नेम टू ऑगस्टस। अगर हम हाइलाइट्स ऑफ दिस चैप्टर इफ देखें तो इसमें हमें वी हैव टू स्टडी मेनली 4 थिंग्स। फर्स्ट वाज बैकग्राउंड, सेकंड इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रोमन एम्पायर, थर्ड इज पॉलिटिकल पावर एंड फोर्थ इज सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप्स में डिफरेंट चीज़ें कवर होंगी, पॉलिटिकल पावर में डिफरेंट चीज़ें कवर होंगी। तो मेनली हमें ये चारों टॉपिक पे फोकस करना है। बिफोर वी बिगिन दीज टॉपिक्स, लेट अस फर्स्ट नो द बैकग्राउंड ऑफ रोमन एम्पायर। एम्पायर बिल्डिंग हैड बिगन अराउंड द एरिया ईस्ट एंड वेस्ट ओवर 2000 years ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। जैसा मैंने आपको पिछले चैप्टर में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन बताया था, उसके आगे 2000 साल तक एम्पायर बिल्डिंग का एफर्ट चलता रहा, मेसोपोटामिया के ईस्ट में भी और वेस्ट में भी। फिर आया 6th century BC। 6th century BC इरानियंस एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल ओवर असीरियन एम्पायर, दैट इज नॉर्दर्न मेसोपोटामिया या और नॉर्थ ऑफ मेसोपोटामिया, दैट इज एंड साउथ ईस्ट टर्की। फिर इन द मेडिटेरेनियन सी ट्रेड डेवलप्ड अलॉन्ग इट्स कोस्ट एंड विद इन द लैंड। ये वो फेज था जब मेडिटेरेनियन सी के आसपास काफ़ी ट्रेड फ्लरिश कर रहा था। और इन दोनों चेंजेस की वजह से, कौन से दोनों चेंजेस? 6th century BC में एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इरानियन ओवर असीरियन एम्पायर एंड ट्रेड इन मेडिटेरेनियन, इनका रिजल्ट क्या था? ग्रीक सिटीज़ वर बेनिफिटेड, ग्रीक ट्रेडेड विथ नोमैडिक पीपल नॉर्थ टू द ब्लैक सी। तो ये 2 डेवलपमेंट हुआ ड्यू टू द प्रीवियस 2 रीजन्स। देन इन ग्रीस, सिटी स्टेट ऑफ एथेंस एंड स्पार्टा वर नोन फॉर सिविक लाइफ। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और वेल नोन और प्रॉस्परस जो सिटीज़ थी ग्रीस की, वो थी एथेंस और स्पार्टा। देन इन लेट 400 BC, ये वो फेज था व्हेन दिस एरिया सॉ द राइज ऑफ अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर द ग्रेट, आपने नाम सुना होगा इनका। ही वॉज अ ग्रीक किंग ऑफ किंगडम ऑफ मैसेडोनिया और मैसेडोन। अलेक्जेंडर कॉन्कर्ड नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया एंड ईरान, पूरे उस इलाके को उसने कॉन्कर कर लिया था। देन ही रीच्ड टिल ब्यास रिवर इन इंडिया बट रिट्रीटेड आफ्टर रिवोल्ट इन हिज आर्मी एंड बिफोर गोइंग ही लेफ्ट हिज पीपल हियर। तो ये अलेक्जेंडर जो कॉन्करर के नाम से जाना जाता था, उसने अपना कॉन्कर इस पूरे एरिया के बाद इंडिया की तरफ आया, लेकिन उसके जो सोल्जर्स थे उन्होंने रिवोल्ट कर दिया कि बिकॉज दे वर आउट फॉर नॉट लेस देन 12 years फ्रॉम देयर होम्स फाइटिंग फॉर अलेक्जेंडर, सो दे वांटेड टू गो बैक, दे वर फीलिंग होमसिक, इस वजह से वो लौट गए। लेकिन जाने से पहले अलेक्जेंडर ने अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स या कहिए गवर्नर को उस एरिया में, ब्यास वाले एरिया में वो, या नॉर्थ वेस्ट इंडिया के एरिया में छोड़ के गया। ग्रीक का जो ये पूरा ग्रीक और ग्रीस का और रोमन का जो पूरा एरिया था, दिस रीजन वॉज कॉल्ड हेलेनिस्टिक और हेलेनाइज्ड। ग्रीक जो थे वो अपने आप को हेलेनिस्टिक कहते थे, और ये जो फैक्ट था ये 3 centuries तक ऐसे ही रहा। और लैंग्वेजेस कौन कौन से यहाँ बोले जाते थे? ईस्ट में ग्रीक बोला जाता था और लैटिन भाषा रोम में बोली जाती थी। आफ्टर अलेक्जेंडर्स डेथ हिज एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड, क्योंकि अलेक्जेंडर का कोई स्ट्रॉन्ग एयर नहीं था, कोई उत्तराधिकार नहीं था, इसलिए उसका एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो गया। फिर आया मिड 1st century का फेज़, मिड 1st century BC का फेज़। इसमें एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री कमांडर आया जिसका नाम था जूलियस सीज़र, जिसने अपने
एम्पायर को, दैट इज़ रोमन एम्पायर को, ब्रिटेन और जर्मनी तक एक्सटेंड किया. सो इन द मिड फर्स्ट सेंचुरी BC, Julius Caesar, a strong military commander, extended Roman Empire to Britain and Germany. And these Romans respected and identified with Hellenistic culture. ग्रीक कल्चर को बहुत रिवियर किया जाता था, बहुत उसका आदर था. तो रोमन्स जो थे वो अपने आप को उसी का डिसेंडेंट या उसी के रिप्रेजेंटेटिव जैसा बताते थे. 4th सेंचुरी CE में एक राजा आया जिसका नाम था कॉन्स्टेंटीन. दिस किंग इंट्रोड्यूस्ड क्रिश्चियनिटी एज ऑफिशियल रिलीजन. पहली बार क्रिश्चियनिटी को राजा के थ्रू उस पूरे रोमन एम्पायर में क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट किया गया एज एन ऑफिशियल रिलीजन. देन 4th सेंचुरी CE में और एक क्या डेवलपमेंट था, रोमन एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू 2 हाव्स, ईस्टर्न रोमन एंड वेस्टर्न रोमन. इसके बाद हम आते हैं फीचर्स ऑफ रोमन एम्पायर में. क्या क्या यूनिक फीचर्स थे जिसके लिए रोमन एम्पायर जाना जाता था. नंबर 1, रिच इन लोकल कल्चर एंड लैंग्वेज. काफ़ी प्लूरलिस्टिक कल्चर था, लोकल लैंग्वेजेस काफ़ी फ्लरिश कर रहे थे, कल्चरली काफ़ी रिच थे ये लोग. देन विमेन हैड स्ट्रॉन्गर लीगल पोजिशन. ये बड़ा यूनिक फीचर था, विमेन का लीगल पोजिशन स्ट्रॉन्ग होना. देन इकोनॉमी वॉज रन ऑन स्लेव लेबर. स्लेवरी एक डीप रूटेड कॉन्सेप्ट थी रोमन सोसाइटी की. क्रिश्चियनिटी ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया था बिकॉज दीज स्लेव्स वर पार्ट एंड पार्सल, अ वेरी स्ट्रॉन्ग पार्ट एंड पार्सल ऑफ देयर इकोनॉमी. काफ़ी जैसे वर्कर के रूप में या बिजनेस मैनेजर्स के रूप में स्लेव्स जो थे वो किसी न किसी तरीके से अपने मास्टर्स को हेल्प करते थे. देन इन तीनों चीज़ों की वजह से, रिच कल्चर, लैंग्वेज, विमेन का स्ट्रॉन्ग पोजीशन और इकोनॉमी की वजह से जो रोमन एम्पायर था वो काफ़ी प्रॉस्परस और रिच था. देन वी कम टू दी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. हम अभी तक जो भी पढ़ रहे हैं या आगे जो पढ़ेंगे वो हमें कहाँ से पता चलता है. दैट इज़ द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री टू नो अबाउट रोमन एम्पायर. इसको हम 3 पार्ट में बांटेंगे. पहला है टेक्स्ट, दूसरा है डॉक्यूमेंट्स, तीसरा है मटीरियल रिमेन्स. टेक्स्ट या टेक्सचुअल रिसोर्सेज में क्या क्या चीज़ें आती हैं. हिस्ट्री इज़ रिटन ऑन एनुअल बेसिस, जिसको एनाल्स कहा जाता था, जैसे लेटर्स, स्पीचेस और सर्मन्स. इन तीनों को टेक्सचुअल रिसोर्सेज में रखा गया है. डॉक्यूमेंट्स में इंस्क्रिप्शन एंड पेपिराई था, जिसमें इंस्क्रिप्शन वाज आल्सो ऑन कट स्टोन विच हैज़ सर्वाइव्ड. मेनली जो कट स्टोन पे ये कट ऑन स्टोन था, मैंने उसके ऊपर इंस्क्राइब किया हुआ था स्टोन्स के ऊपर, वो बच गया है विद द टाइम. अब यहाँ पे समझिए पेपिराई क्या था. पेपिराई जो था वो एक तरह का रीड लाइक सब्सटेंस था जो इजिप्ट, जो कि रोमन एम्पायर के अंडर में था, इजिप्ट की जो फेमस रिवर है नाइल, उसके बैंक पे मिलता था. एक तरह का जो पेड़ कहिए या उस प्लांट कहिए, उससे वो बनाया जाता था पेज लाइक थिंग, जिसके ऊपर ये लोग लिखते थे, इसीलिए उसको पेपिरस कहा जाता था. अगर हम उसका डेफिनेशन देखें तो पेपिरस वॉज रीड लाइक प्लांट ग्रोन ऑन बैंक ऑफ नाइल, दैट इज़ इजिप्ट, एंड वॉज यूज्ड एज राइटिंग मटीरियल फॉर एवरी डे लाइफ. और इस पे लैंग्वेजेस कौन कौन सी लिखी जाती थी, अगेन ग्रीक एंड लैटिन. और क्या क्या लिखा जाता था इन पेपिरस पे, कॉन्ट्रैक्ट्स, अकाउंट्स, लेटर्स एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स. सो दिस ऑल्सो कैन, पेपिरस कैन ऑल्सो कम एज अ 1 मार्क क्वेश्चन. तो ये डेफिनेशन और उसका यूज़. फिर थर्ड जो सोर्स ऑफ हिस्ट्री था वो मटीरियल रिमेन. मटीरियल रिमेन में क्या क्या था, डिस्कवर्ड द थिंग्स विच वर डिस्कवर्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट. फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, पॉटरी, कॉइन, मोजाइक, जो भी मटीरियल मिला है विच यू कैन टच एंड फील एंड सी, वो सारा आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग में था, विच एक्टेड एज द थर्ड सोर्स ऑफ हिस्ट्री टू नो अबाउट रोमन एम्पायर. अब हम नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं हम अपने चैप्टर के. इसमें we will talk about the 2 powerful empires which ruled between 1st century to 7th century. तो यहाँ एक क्वेश्चन हम देखते हैं, which 2 powerful empires ruled from 1st century CE to 7th century CE. ये 2 जो पावरफुल एम्पायर थे इनका नाम था रोम एंड ईरान. तो in the period between birth of Christ and early part of 7th century, that is 630, the 2 empires that ruled over most of Europe, North Africa and Middle East were Rome and Iran. And they were rivals and they were separated by a thin strip of land running along
रिवर यूफ्रेट. यूफ्रेट के बारे में हमने मेसोपोटामिया में पढ़ा था. वन ऑफ द मेन रिवर्स ऑफ मेसोपोटामिया. मेसोपोटामिया के एक तरफ रोमन एम्पायर था, दूसरी तरफ यानी वेस्ट में रोमन एम्पायर था और ईस्ट में ईरान था ऑलमोस्ट. देन अनदर क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस रीजन, जोग्राफिकल पोजिशन इनका अगर हम देखें रोमन एम्पायर का और ईरानियन एम्पायर का, द क्वेश्चन विल बी मेंशन द स्ट्रेच ऑफ रोमन एम्पायर, दैट इज जोग्राफिकल पोजिशन of Roman Empire and Iranian Empire. Mediterranean Sea stretches from Spain in west to Syria in the east and separates Europe in north from Africa in south. Rome dominated the Mediterranean and all the regions around it. In north, Roman Empire boundary was formed by Rhine and Danube, जो अभी जर्मनी की मेन रिवर्स हैं. इन साउथ सहारा डेजर्ट वॉज द सदर्न लिमिट ऑफ रोमन एम्पायर. तो हम अगर देखें ईस्ट में सीरिया तक, वेस्ट में स्पेन तक, नॉर्थ में राइन डेन्यूबे तक और साउथ में सहारा डेजर्ट तक, ये पूरा एक्सपेंस जो था रोमन एम्पायर का था. और ईरानियंस कहाँ थे? ईरानियंस कंट्रोल्ड एरिया साउथ ऑफ कैस्पियन सी, ईस्टर्न अरेबिया एंड लार्ज पार्ट ऑफ अफगानिस्तान. तो मेनली ईरानियंस का जो लिमिट था या उनका जो एम्पायर था वो टुवर्ड्स ईस्ट था टिल अफगानिस्तान. सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड. देन कमिंग टू द नेक्स्ट सब टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज़ पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ रोमन एम्पायर. हमने जोग्राफिकल पोजीशन देख लिया. अब इसके बाद हम देखते हैं कि पॉलिटिकली रोमन एम्पायर की क्या पोजीशन थी. यहाँ पे एक क्वेश्चन हम फ्रेम करते हैं, हाउ कैन वी डिवाइड रोमन एम्पायर इनटू फेजेस, और रोमन एम्पायर इज़ डिवाइडेड इनटू 2 phases, विच आर दे. ये मैंने आपको इस चैप्टर के बिगनिंग में भी बताया था. 2 phases में अर्ली एम्पायर था, फर्स्ट से लेके अर्ली 3rd century तक, और लेटर जो था वो आफ्टर 3rd century, 4th century से लेके 7th century. एंड दिस कैन ऑल्सो बी अ 1 mark question. एंड नाउ bring out the major difference between Rome and Iran. So before we move on more into political system of Roman Empire, we should know the difference between Romans and Iranians. इसमें major 3 या 4 आप देख सकते हैं differences. पहला है Roman Empire was actually more diverse, whereas Iranians, that is Parthians and later Sasanian, ruled over only Iranians. यानी सबसे पहला जो डिफरेंस था वो ये था, रोमन एम्पायर का जो कल्चर था वो बहुत डाइवर्स था, बहुत प्लूरलिस्टिक था, और ईरानियंस जिनको पार्थियन और ससानियन भी कहा गया है, उनका जो कल्चर था वो बिल्कुल यूनिफॉर्म एक जैसा था, और सिर्फ ईरानीज़ वहाँ पे रहते थे, ईरानियंस रहते थे. सेकेंड डिफरेंस था, रोमन एम्पायर वॉज बाउंड टुगेदर बाय कॉमन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, एक रूलर और उसका एक सरकार. थर्ड था, many languages were spoken in Roman Empire, but mainly Latin and Greek were used for administration. और इसमें कैसे डिवीज़न था? अगेन यूनिफॉर्मिटी थी ईरान में, तो वहाँ पे एक ही भाषा बोली जाती थी, और गवर्नमेंट का सिस्टम भी डिफरेंट था. यहाँ पे देखते हैं ग्रीक भाषा जो थी रोमन एम्पायर में, क्योंकि हमारा अभी फोकस रोमन एम्पायर में, तो वी विल टॉक मोर अबाउट रोमन एम्पायर. सो हियर एज फार एज द लैंग्वेजेस वर कंसर्न, ग्रीक बोली जाती थी अपर क्लासेस के बीच में, लैटिन बोली जाती थी वेस्टर्न पार्ट जो आपका स्पेन का एरिया पूरा था वहाँ पे लैटिन बोली जाती थी, और लैटिन नॉर्थ अफ्रीका में भी बोली जाती थी, ट्रिपोलिटानिया अफ्रीका अगर आप अपने मैप में देखें नॉर्थ अफ्रीका में, और ग्रीक बोली जाती थी साइरेनाइका नाम की जगह पे भी. तो अलग अलग भाषा जगह पे अलग अलग भाषाओं का प्रयोग होता था. एंड एज वी स्टडी, single ruler ruled the empire. Now before we talk more about empire, let us see what was there before, what was the system of governance before the empire system in Rome. तो question यहाँ पे है, what was republic, or which was prior to the system of empire, or question can also come in this way, what type of rule existed in Rome prior to the empire system. इसमें आंसर है, द रिपब्लिकन सिस्टम एग्जिस्टेड बिटवीन 509 BC टू 27 BC. 27 BC में ऑगस्टस सीजर ने रोमन एम्पायर को एस्टैब्लिश किया था. उसके पहले 500 ईयर्स तक रोम में
या उस रीजन में रिपब्लिकन सिस्टम था जिसमें सेनेट यूज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. इट वॉज अ regime in which reality of power was with the Senate. Senate क्या था? It was a body of rich families called nobility, and republic was a government of nobility which was exercised through Senate. Main power senators के हाथ में था. ग्रुप ऑफ पीपल थे, एरिस्टोक्रेट्स थे, नोबल्स थे जो कि पावर को इंजॉय करते थे और उसी को पूरे एरिया को कंट्रोल करते थे. बट व्हाट हैपेंड इन 27 BC? In 27 BCE, it was overthrown by Octavian, the adopted son of Julius Caesar, who changed his name to Augustus. Senate membership was for lifetime, depending upon wealth more than birth. लेकिन ये जो अंडर ऑगस्टस जो सेनेट सिस्टम था वो सिर्फ फॉर नेम सेक रह गया था. पावर वॉज मेनली इन द हैंड्स ऑफ द किंग और द एम्परर. अब हम अपने मेन क्वेश्चन पे आते हैं. एक्सप्लेन द पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ रोमन एम्पायर. रोमन एम्पायर में मेनली 3 प्लेयर्स थे. सबसे हेड पे था एम्परर, उसके बाद सेनेट, उसके बाद आर्मी. एम्परर के हाथ में आर्मी होती थी, बहुत स्ट्रॉन्ग इसीलिए होता था एम्परर. और सेनेट जो था उसके पास उतना पावर नहीं था या काफ़ी कम पावर था एज कम्पेयर टू द रिपब्लिकन सिस्टम. सो in 27 BCE, Roman Empire was established by Augustus, also called, that is Augustus was also called Principate. Principate का मतलब था लीडिंग सिटीजन. और Principate वर्ड ऑगस्टस ने इसलिए यूज़ किया था टू गिव रिस्पेक्ट टू सेनेट. सो द टर्म Principate was used to respect the Senate, although Augustus was the sole and powerful ruler. Senate represented aristocracy, that is wealthy people, and it had been in Rome for centuries. As I told you, 509 BC से था Senate system जो था या Republican system. Then the wealthy people of Roman and Italian origin were the landowners who belonged to this senator group. और senators का एक और काम था, ये history लिखा करते थे. They wrote most of the Greek and Roman history. और एक और चीज़ थी, they hated the army. सेनेटर्स जज द बिहेवियर ऑफ एम्परर्स. जब हिस्ट्री लिखते थे तो अपने इंटरप्रिटेशन से लिखते थे. तो कई बार कई चीज़ें जो लिखी हुई हैं उस पर हम क्वेश्चन कर सकते हैं वेदर दे वर ट्रू और फॉल्स, बिकॉज सेनेटर्स जो थे वो राजा के को जज करते थे और आर्मी से हेट करते थे. यहाँ पे अगर हम आर्मी को देखें तो सबसे पहले आर्मी के फीचर्स को देखेंगे. नाउ हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग. जो हमारा मेन क्वेश्चन है वो 8 मार्क्स का है और अगर इन बिटवीन सब क्वेश्चंस आएंगे दे विल बी 3 मार्क्स. जैसे फीचर ऑफ आर्मी आपका अलग से भी आ सकता है और विद इन दिस क्वेश्चन भी. सो द फीचर ऑफ आर्मी वॉज रोमन्स हैड प्रोफेशनल पेड आर्मी विथ सोल्जर्स हैविंग 25 years of service, which was a very distinctive feature. It was a very organized body and the number of soldiers were almost not less than 6 lakhs. They determined the fate of emperors. Why? Because if they were strong, the emperors could rule all over. And for that reason, soldiers demanded better wage and service condition, and leading sometimes to mutinies. अगर वो पूरा नहीं होता था उनका better wage और better service condition, तो कई बार वो mutinous भी हो जाते थे, यानी बागी भी हो जाते थे. ये जो ऑब्जर्वेशन था ये किसका था? उन सेनेटर्स का था जो हिस्ट्री लिखा करते थे. तो ये कह सकते हैं कि जो ये स्टेटमेंट है म्यूटिनियस का वो शायद फुली ट्रू ना हो. एज द सेनेटर्स हेटेड आर्मी, एज आर्मी समटाइम्स क्रिएटेड वायलेंस, स्पेशली इन 3rd century क्राइसिस. 3rd century क्राइसिस के समय में आगे अगर हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि आर्मी स्ट्रॉन्ग हो गई थी क्योंकि आर्मी की बहुत ज़रूरत थी और उस वजह से डिमांडिंग भी हो गई थी. In the 3rd century crisis, military expenditure increased, therefore heavy tax levied on people. Success of emperor depended on military control and it sometimes divided army, created civil war. कई बार जब आर्मी के अंदर डिवीजन हो जाता था तो सिविल वॉर हो जाता था. 3rd century क्राइसिस क्या था ये हम बाद में पढ़ेंगे. इसका थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए कि 3rd century क्राइसिस की वजह से मिलिट्री की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, इसलिए ज़्यादा मिलिट्री की वजह से ज़्यादा मिलिट्री एक्सपेंडिचर और उस वजह से लोगों से ज़्यादा टैक्स लिया जाने लगा एंड पीपल वर नॉट वेरी हैप्पी. फर्स्ट 2 centuries जो रोमन एम्पायर का है वो बहुत सबसे ज़्यादा, और 3rd century का अर्ली फेज़ जो है वो सबसे पीसफुल माना जाता है, प्रॉस्परस माना जाता है, एक्सेप्ट दैट वन फेज़ दैट वाज 69 CE.
फ्रॉम द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रोमन एम्पायर, जब थोड़ा सा रिबेलियन हुआ था, बट अदरवाइज इट वॉज अ वेरी पीसफुल एंड अ सॉर्ट ऑफ नो वॉर सिचुएशन पीरियड. सक्सेशन टू थ्रोन वॉज बेस्ड ऑन फैमिली डिसेंट. जो रोमन एम्पायर में जो भी राजा बनता था वो फैमिली डिसेंट पे होता था, लेकिन उसमें भी दो तरीका, या तो नेचुरल एयर हो, उस एक एम्परर का बेटा हो, या एम्परर जिसको ठीक समझे उसको अडॉप्ट कर ले. तो एक नेचुरल एयर हुआ, दूसरा अडॉप्टिव हो गया. जैसे जूलियस सीजर ने ऑगस्टस को या ऑक्टावियो जो उसका ओरिजिनल नेम था उसको अडॉप्ट किया था, और ऑगस्टस ने बाद में टाइबेरियस को अडॉप्ट किया था जो आगे जाके एम्परर बना. तो ये तीनों जूलियस सीजर के बाद ऑगस्टस भी और टाइबेरियस भी अडॉप्टेड सन थे. यहाँ पे आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि एम्परर के नाम पे आपको अटेंशन पे करना है, बिकॉज क्वेश्चन कैन कम, द नेम ऑफ एम्परर्स एंड द नंबर ऑफ एम्परर्स कैन बी आस्क्ड. तो पहला था जूलियस सीजर, तो मिलिट्री कमांडर था, पहला था ऑगस्टस, अब दूसरा आ गया आपका टाइबेरियस. टाइबेरियस डिड नॉट एक्सटेंड रोमन टेरिटरीज एज इट वॉज ऑलरेडी वेरी मच एक्सटेंडेड. ऑगस्टस ने इतना ज़्यादा उसको फैला दिया था, उसके पहले जूलियस सीजर ने भी ब्रिटेन और जर्मनी तक फैला दिया था. उसके बाद मैंने आपका ऑगस्टस का भी एक्सपेंस बताया कि टाइबेरियस को ज़रूरत नहीं पड़ी उससे ज़्यादा एक्सटेंड करने की. और जो टाइम ऑफ पीस माना जाता है वो ऑगस्टस का एज माना जाता है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ऑगस्टस. एंड ओनली मेजर कैंपेन वॉज इन 113 to 17 CE, ट्राजन्स टाइम जो था 117 CE, जो ट्राजन्स का टाइम था जो मैंने आपको पहले बताया. लेकिन ये फेल्ड अटैम्प्ट था, फेल्ड अटैम्प्ट ऑफ टेरिटरी अक्रॉस यूफ्रेट. और ऑगस्टस का जो ये टाइम था वो फिर अगेन ऑगस्टस या उसके बाद टाइबेरियस का टाइम काफ़ी पीसफुल था. यहाँ एक क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रोमन एक्सटेंशन ऑफ टेरिटरीज. क्या तरीका था इनका अपने टेरिटरीज को बढ़ाने का या एक्सटेंड करने का, या कौन कौन सी टेरिटरीज थी जो नज़र आती थी रोमन एम्पायर के अंडर में. तो रोमन प्रोविंस का नियर ईस्ट जो एरिया था, ईस्टर्न पार्ट, उसमें सीरिया, पैलेस्टाइन और मेसोपोटामिया था. एंड डिपेंडेंट किंगडम ऑफ रोमन टेरिटरी, दैट इज़ एम्पायर, द वेस्ट वॉज ऑलरेडी स्वॉलोड बाई रोमन्स बाई 2nd century. और ये जो डिपेंडेंट किंगडम्स थे ये हैवी टैक्स दिया करते थे रोमन एम्पायर को. एग्जाम्पल इसमें है हेरोड किंगडम विच पेड 5.4 मिलियन दिनाराई. दिनाराई इनका ये करेंसी थी उस समय, सिल्वर करेंसी. 4.5 ग्राम ऑफ प्योर सिल्वर होता था एक कॉइन में, एक रोमन सिल्वर कॉइन में. तो काफ़ी प्योर और काफ़ी हैवी मानी जाती थी. इटली वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ रोमन एम्पायर, ये भी ध्यान रखिएगा. और बाकी जितनी भी टेरिटरीज थी, रेस्ट ऑफ ऑल द टेरिटरीज ऑफ रोमन एम्पायर, दे पेड टैक्सेस. कहाँ से कहाँ तक? स्कॉटलैंड से लेके आर्मेनिया तक और सहारा से लेके यूफ्रेट तक. ये पूरा जो एरिया था, अगर आप मैप में देखें तो ये पूरा एरिया विच वॉज अंडर रोमन एम्पायर यूज टू पे टैक्स एक्सेप्ट इटली. अब आते हैं हम एक और क्वेश्चन पे. हाउ डिड अ सिंगल रूलर ऑफ रोमन एम्पायर कंट्रोल सच अ वास्ट टेरिटरी. अभी तक हमने 2 एम्परर्स और एक मिलिट्री कमांडर के बारे में पढ़ा, दैट इज़ सबसे पहले जूलियस सीजर, उसके बाद ऑगस्टस, उसके बाद टाइबेरियस. और इनका एक्सपेंस भी, जोग्राफिकल एक्सपेंस भी पढ़ा, कहाँ से कहाँ तक कितना बड़ा इनका एम्पायर था. तो ऐसे कैसे पॉसिबल था कि एक ही रूलर जो था वो सारे एरिया को कंट्रोल करता था. तो उसका आंसर होगा कि जो अर्बन सेंटर्स थे रोमन एम्पायर में उसके थ्रू सारा पॉलिटिकल कंट्रोल चलता था. तो द आंसर विल बी Carthage, Alexandria and Antioch. They were the biggest urban center and they were also the base of imperial system. Now due to the urbanization of empire, जो urbanization of empire जिसमें हमने 3 big cities का नाम लिया, Carthage, Alexandria और Antioch, they were the basis of urbanization as I said. Through these cities, what all were being done by the Romans or the Roman emperor? गवर्नमेंट वॉज एबल टू टैक्स इंटीरियर्स, विलेजेस, यानी इन सिटीज़ के थ्रू विलेजेस से टैक्स आता था, उनको परसू कर पाते थे. फ्रॉम विलेजेस के मोस्ट ऑफ द वेल्थ. देन अपर क्लास लुक्ड आफ्टर देयर सिटीज़ एंड मैनेज द टैक्सेस इन सिटीज़ के. जो अपर क्लास सेक्शन जो था वो पूरे सिटीज़ का ध्यान रखता था और टैक्सेस को भी मैनेज करता था. अपर क्लास सप्लाइड ऑफिसर्स टू गवर्न प्रोविंसेस एंड कमांड आर्मीज़. मतलब उनके पास आर्मीज़ भी होती थी, इनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी था. एंड दे बिकेम मोर पावरफुल दैन द सेनेट क्लास.
सो एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे एक और आपका एम्परर का मेंशन आ रहा है। 253 to 68 CE में एम्परर गैलियनस जो था, ही कंसोलिडेटेड देयर राइज टू पावर बाय एक्सक्लूडिंग सेनेटर्स फ्रॉम मिलिट्री कमांड टू कर्टेल देयर पावर। गैलियनस ने क्या किया, इसने फर्दर कंट्रोल किया सेनेटर्स के पावर को, कैसे, मिलिट्री कमांडर्स को अलग से पावर देके। देन इन फर्स्ट, सेकेंड एंड अर्ली थर्ड सेंचुरी provinces where citizenship has spread and which were not confined to Italy supplied officers for army and administration, as I told you before. Then people of Italian origin were representing Senate, यानी Senate में mainly कौन थे, Italian origin के लोग थे. Therefore a general decline of Italy politically and economically, क्योंकि उसमें senators को power नहीं थी, बाकी कोई tax वहाँ से आता नहीं था, it was not a Roman part of Roman Empire, so Italy lost its political and economic power. And rise of elite in Spain, Africa and the East, that is Near East जो मैंने बताया आपको, इसमें देखा गया rise of elite power, and the rich urbanized part of Roman Empire were these places instead of Italy, because senators had lost their power. एक और क्वेश्चन देखते हैं, what was a city in true Roman sense? सिटी के यहाँ पे आपको फीचर्स लिखने हैं. इट वॉज एन अर्बन सेंटर, इट हैड इट्स ओन मैजिस्ट्रेट सिटी काउंसिल, अ टेरिटरी containing villages under it. Then cities, that is Roman territories, did not cross each other, overlap नहीं करते थे एक दूसरे को, लेकिन जो villages थे they could cross each other, they could overlap each other. Village could be upgraded into cities status and vice versa. स्टेट अगर सिटीज़ अगर फुलफ़िल नहीं कर पा रहे पूरे आइडियाज़ ऑफ अ सिटी तो उनको विलेज में कन्वर्ट कर दिया जाता था, और विलेजेस अगर प्रोग्रेस कर गए तो वो सिटीज़ बन जाते थे. सिटीज़ वर वेल इक्विप्ड टू फेस फूड शॉर्टेज. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका पार्ट है सिटी लाइफ का, कि सिटीज़ में जनरली फूड शॉर्टेज बिल्कुल नहीं होती थी. फेमिन के टाइम में काफ़ी अच्छा, ड्यूरिंग द कैलामिटीज़ लाइक फेमिन, मोर देन विलेजेस. विलेजेस में प्रॉब्लम होती थी, माइग्रेशन भी होती थी, लेकिन सिटीज़ में सब कुछ पूरा होता था. जो ये इसलिए भी था क्योंकि टैक्सेस जो थे वो विलेजेस टू सिटीज़ आते थे, और रिसोर्सेज भी. देन रोमन सिटीज़ हैड पब्लिक बाथ्स. फिर हाई लेवल ऑफ एंटरटेनमेंट लाइक शोज़ ऑलमोस्ट 176 डेज आउट ऑफ अ ईयर. एक साल में कम से कम 176 डेज था जो एंटरटेनमेंट और शोज़ के लिए रखा हुआ था. ये शो करता था कि वो लोग काफ़ी प्रॉस्पर थे, और इस वजह से बाकी जो एक्टिविटीज़ थी जैसे पब्लिक बाथ या रिचुअल्स या एंटरटेनमेंट, इन सब पे काफ़ी ध्यान था इनका. अब हम चलते हैं 6th सेगमेंट ऑफ द चैप्टर में, द थर्ड सेंचुरी क्राइसिस. थर्ड सेंचुरी क्राइसिस में मैंने आपको पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था. क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे. द थर्ड सेंचुरी क्राइसिस ब्रॉट मेजर साइंस ऑफ इंटरनल स्ट्रेन्स इन रोमन सोसाइटी. एक्सप्लेन. थर्ड सेंचुरी क्राइसिस का रीजंस देखते हैं. एम्पायर फ्रॉम 230 CE वॉज फाइटिंग ऑन सेवरल फ्रंट. इस समय आते आते तक, थर्ड सेंचुरी का लेटर पार आते आते तक रोमन एम्पायर को काफ़ी सारे फ्रंट्स पे लड़ना पड़ रहा था. एक तो ईरान की तरफ से जो ससानियंस थे, दे वर मोर एग्रेसिव, एंड दे एन एग्रेसिव डायनेस्टी ऑफ शापूर वन emerged in 225, expanding in the direction of Euphrates. वो वेस्ट की तरफ बढ़ने लगे. देन शापूर वन, अकॉर्डिंग टू अ रॉक इंस्क्रिप्शन, किल्ड 60,000 रोमन सोल्जर्स एंड कैप्चर्ड ईस्टर्न कैपिटल ऑफ एंटियोक. तो ईस्टर्न कैपिटल जो रोमन एम्पायर का था, एंटियोक था, उसको उसने कैप्चर कर लिया, और कम से कम 60,000 सोल्जर्स, रोमन सोल्जर्स को उसने मार दिया था. उसके अलावे अदर देन ईरानियंस और कौन कौन से लोग प्रॉब्लमेटिक थे इनके रोमन एम्पायर के लिए? जर्मनिक ट्राइब्स, फ्रैंक्स, गोथ्स, एलमनी, ये जितने भी थे, ये ट्राइबल ग्रुप्स थे जो राइन और डेन्यूबे की तरफ से, जो एक एक्सपेंस था रोमन एम्पायर का, उस तरफ से सेंटर की तरफ आ रहे थे. एंड दे इन्वेडेड प्रोविंसेस अलोंग ब्लैक सी टू द एल्प्स एंड सदर्न जर्मनी. तो एक तरफ से ईरानियंस का अटैक, दूसरी तरफ से इन ट्राइबल ग्रुप्स का अटैक. इस वजह से क्या हुआ? रोमन्स वर फोर्स टू लीव दिस टेरिटरी. डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें. थैंक यू.